हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। द हिंदू में देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे और एडिटोरियल कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये एडिटोरियल है, सॉरी टू से कि मैं आर्टिकल बोल रहा हूँ। पहली बात तो मैं आर्टिकल एडिटोरियल में डिस्कस मतलब डिफरेंसेस बता दूँ। जो एडिटोरियल होता है ना, वो एक मतलब इंडिविजुअल होते हैं, वो उनके ओपिनियंस होते हैं किसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के, वो एनालिसिस करते हैं। जो आर्टिकल्स होता है वो आर्टिकल वो होते हैं जो कोई मान लीजिए न्यूज आई है तो उसको जो पब्लिश करते हैं, अच्छा अच्छा ये चीज़ें हैं, ये आर्गूमेंट दिया जा रहा है, ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक है। तो जो हिंदू होता है या फिर इंडियन एक्सप्रेस है, स्पेशली मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है कि दो तरह की, अब जो कि तीन तरह के सिस्टम आ जाते हैं। एक आर्टिकल आता है, एक एडिटोरियल आता है, एक टेक्स्ट करके। टेक्स्ट का मतलब वो होता है कि मतलब एकदम डिट्टो, मतलब उसमें कोई प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट नहीं, बट जो चीज़ें है उसी को ला करके वो, बट वेन वाई वेन एवर वाट सब जो होता है 5 WHO का फार्मूला, उसको जो कि पब्लिश करते हैं उसके आधार पे। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट इंडिया वाटर बॉडी सेंसस जो कंडक्ट करवाया गया, तो इसमें अभी जो आया हुआ है हम डिस्कस करेंगे। इसमें लेकर के मतलब इसमें कैसे कैसे कौन किसको इंक्लूड किया गया, इसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इंडिया के जो क्लाइमेटोलॉजिकल एरिया या फिर जियोग्राफी है, मतलब किस तरह से डिफरेंसेस है। अगर मैं बात करूँ ईस्ट इंडिया में कि ईस्टर्न इंडिया के बेल्ट का जो पार्ट है वो हमेशा मतलब गीला होता है या फिर उसमें वाटर बॉडी ठीक ठाक होती है, लेकिन जब वेस्टर्न इंडिया की बात करें, मोस्टली जो राजस्थान वाला बेल्ट पड़ जाता है, वहाँ पे वाटर बॉडी क्राइसिस होती है। तो उसमें जो वाटर बॉडी होती है, तो उनका जो एनालिसिस किया जाएगा या यूज किया जाएगा, तो वो तो अलग पैरामीटर के बेस पे किया जाएगा ना, जो कि ईस्टर्न इंडिया के अलग से होगा, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के बीच में डिफरेंसेस करने लगेंगे, तो वो उनका अलग अलग सिस्टम होता है ना। तो इस हिसाब से जो कि उसको करते हैं। जो आज का आर्टिकल इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले जो वो इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर के है, वो जियो पॉलिटिक्स को लेकर के है। वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें तो जीएस पेपर 3 मीन्स में हमारा होता है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता है, उसको जो कवर करेगा। मैं बैकग्राउंड के साथ आपको डिस्कस कर रहा हूँ। पहली बात तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, बैकग्राउंड ले लेता हूँ ना, तो इसमें क्या होता है कि आसानी होती है चीज़ों को अपडेट करने के लिए, क्योंकि हमारा डिस्कशन ही होता है करंट अफेयर विद स्टैटिस्टिक्स एज वेल एज कंटेम्प्रेरी इशू को लेकर के। प्रेजेंट जब इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था, या फिर बोल सकते हुए 18 सेंचुरी के समय, जब ब्रिटिश का कहीं सूर्यास्त नहीं, सनसेट नहीं हुआ था, वो ब्रिटिश का एक आता था लीडर और झंडा लेकर के लंदन में बोलता था कि हमारे यहाँ कभी सूर्यास्त नहीं होता। सूर्यास्त का इंडिया नहीं होना का मतलब यह है कि उसकी टेरिटरी देख सकते हो कितनी बड़ी, इंडिया था, अफ्रीका था, ऑस्ट्रेलिया थी, ठीक है, अमेरिका था। तो पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं तो सन राइज होता है, कहीं कहीं सनसेट होता है। जब इंडिया में सनसेट होता था, रात होती थी, तो अमेरिका में जो कि दिन होता था, आप सुने होंगे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में। तो इस चीज़ को लेकर के जब चैलेंज मतलब ये अपने जो सिटीजन्स होते हैं, तो उनको एक तरह के प्राउड फील करवाता था कि हमारा इतना बड़ा साम्राज्य है कि वहाँ पे सनसेट नहीं होता है। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में जो है कि ये क्या बोलते हैं, जर्मनी था, तो जर्मनी ये कहता था कि ठीक है, अब क्या सरसता उसी झंडा तले, उसी सूरज सन के नीचे जो कि हमें भी ज़मीन चाहिए जहाँ पे सनसेट नहीं होता। तो अगर किसी ने ब्रिटेन को चैलेंज किया था तो वो जर्मनी था, जो डायरेक्ट चैलेंज किया, और कभी उसके बीच में जो है कि कंप्रोमाइज़ नहीं होना हुआ। और उसी का एक डेवलपमेंट था कि फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ, फिर उससे पहले हुआ था अमेरिकन रेवोल्यूशन, फिर अमेरिका सिविल वार हुआ था। अगर मैं अमेरिका रिवोल्यूशन की बात करूँ तो उसमें ये था कि जो मतलब आप मर्केंटलिज्म की जो पॉलिसी अपना रखी थी ब्रिटेन, वो उस चीज़ को लेकर के। मर्केंटलिज्म का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया जाता हो, जैसे मान लीजिए इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जा रहा हो, लेकिन उसको इंटरनेशनल मार्केट के तौर पे बेचा जाए कि नहीं, वो इंटरनेशनल मार्केट के तौर पे आ रही है, उनका अप्रूवल वहाँ से। जैसे अमेरिका में कोई चीज़ बनती थी तो उसको लंदन से अप्रूवल मिलता था, तब उसको और मिलता था, तब बेची जाती थी, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में उसको इंटरनेशनल गुड से मामले में किया जाता। मतलब सारी चीज़ें अंडर गवर्नमेंट के कंट्रोल में, निगरानी में हुआ करती थी। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ तो उसने चैलेंज किया मर्केंटलिज्म को, और वहीं से निकल करके आया जो है कैपिटलिज्म का, पूंजीवाद का जो कि कॉन्सेप्ट निकला। तब से पूंजीवाद मर्केंटलिज्म को एकदम चैलेंज करने लगा, और आते आते जब 19 सेंचुरी में आया तो जो कैपिटलिज्म था अपने पीक पे हो गया था, और 20 सेंचुरी में तो समझिए कि ओवरटेकिंग कर लिया। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में जब डेवलपमेंट हुआ तो ब्रिटेन का डिक्लाइनाइजेशन होने लगा, मतलब डिकोलाइज होने लगा, उसका जो कि इन्फ्लुएंस वर्ल्ड लेवल पे जो है कि कम होने लगा।
फिर जो कि अमेरिका था उसका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, इतना बढ़ गया कि समझ सकते हो कि 1940 या फिर 50 तक आते आते ब्रिटेन पूरी तरह से तो नहीं लेकिन मोस्टली एकदम ख़त्म हो गया था, और दो पावर वर्ल्ड पावर के रूप में निकल करके आई। एक जो है कि मर्केंटलिज्म को का चैलेंज करके आया, कैपिटलिज्म आया, और कैपिटलिज्म का एक चैलेंज जो निकल कर चुनौती देने के लिए आया वो सोशलिज्म आया 1917 में, 1917 में। वो था रसिया का रेवोल्यूशन, वहाँ से सोशलिज्म सोशलिस्ट की टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक निकल करके आई। जब 1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जब हुआ, रिसेशन डिप्रेशन आया, तो उस समय ये लगा कि जो कैपिटलिज्म है पूरी तरह से अब ख़त्म हो गया और सोशलिज्म अपना जो कि पैर पसार लेगा पूरे वर्ल्ड पे। मतलब कि उस समय जो है कि अमेरिका पूंजीवाद या कैपिटलिज्म बोल सकते हो पूरी तरह से ख़त्म होने की कगार में, और जो ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी 1929 की, वो कैपिटलिज्म की ही देन थी। बट कैपिटलिज्म ने अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया, और चेंज करने के साथ फिर एक बार जो है कि 1940 और 45 तक आते आते जो है कि फिर सोशलिज्म को चैलेंज करके ओवरटेक कर लिया। फिर जब 1945 में जब वर्ल्ड वार सेकेंड कोलैप्स मतलब ख़त्म हुआ, तो उसी के बाद जो है कि एक वार चला जिसको कहते हैं कोल्ड वार कहते हैं। कोल्ड वार चला तो इसमें जो है कि एक सेकंड थोड़ा देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं, ओके। तो जब कोल्ड वार चला तो कोल्ड वार दो लोगों के बीच में और आइडियोलॉजिकल बेसिस पे, एक तरफ कैपिटलिज्म को यूएसए रिप्रेजेंट करता था, दूसरी तरफ जो है कि सोशलिज्म को यूएसएसआर और आज का रसिया जो रिप्रेजेंट कर रहा था। दोनों के बीच में 45-50 साल तक वार चला ये आइडियोलॉजिकल बेसिस पे। कभी तो ये लगा कि पूरी दुनिया जो कि मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन्स पे बैठा हुआ है, बट वैसा हुआ नहीं, क्योंकि 42, 45, 44 के आसपास जो हिरोशिमा नागासाकी का इंसिडेंट तबाही हमने देखा था, उससे हो सकता है कि लोग डर के इस तरह के कदम नहीं उठाए। फिर भी 1962 का जो क्यूबा क्राइसिस देखने को मिल रही थी, बट हुआ नहीं। फिर उसके बाद वेपन्स का तो डेवलपमेंट हुआ ही हुआ। फिर आते आते 1990-91 में तक फिर जो है कि कैपिटलिज्म अपने आप को और भी रिफॉर्म किया और सोशलिज्म को ख़त्म करके रख दिया। ख़त्म करने का मतलब ये हो गया कि यूएसएसआर जो था, सोवियत यूनियन रिपब्लिक, वो कोलैप्स हुआ और 15 भागों में बट गया। 15 भागों में से ये खुद रसिया निकल करके आया। 5 जो सेंट्रल एशियन कंट्री होती हैं जो वो बनी सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो 5 हैं। फिर और जो बचे हुए थे 9, वो जो है कि ईस्टर्न यूरोप का जो पार्ट पड़ा, जो आज यूक्रेन वगैरह देखते हो, वो निकल करके आया। ये तो हुआ यहाँ से। और इसी के साथ साथ 1980 के आसपास आते आते तो कि चाइना अपने आप को रिफॉर्म कर रहा था, और 2000 आते आते चाइना जो है कि चैलेंज करने लगा किसको, खुद जो है कि कैपिटलिस्ट को। जब समझ सकते हो कि कैपिटलिज्म को कितनी बार चैलेंजेस मिला और किस स्थिति में वो निकल करके आया था, ठीक है। तो इसमें जो निकल करके आया और जो मतलब चाइना ने ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है किया। तो अब आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जो यूएसए को चैलेंज करने के लिए अगर कोई कह सकता है तो वो जो है कि चाइना है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में यूएसए ने मतलब सबको काउंटर करने के लिए जब ये कोल्ड वार चल रहा था तो जगह जगह जो कि अपने मिलिट्री बेस लगा करके रखा, और उसकी एक अलग तरह की स्ट्रेटेजी थी वर्ल्ड ऑर्डर को वर्ल्ड पावर के रूप में बनने के लिए, जैसे कह सकते हैं हार्ड पावर। तो उसी का एक काउंटर आर्गूमेंट निकाल रहा है, मतलब कि चाइना ये निकाल रहा है कि हम किसी भी ज़बरदस्ती किसी पे अपनी चॉइस को ना थोपे। जैसे ये ब्लेम अभी आर्टिकल में जो लिखा हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो यूएसए था वही सबको बनाने की कोशिश कर रहा था। ये नहीं कर रहा था कि जो मैं हूँ वो तो मैं हूँ, जो दूसरे लोग हैं उनको जो सुटेबल करता उनके अनुसार उसकी अकॉर्डिंग उसको ढाला जाए। ठीक, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा ही किया। सबको अपने अकॉर्डिंग मतलब ये कह सकते हो पूरी दीवार को एक रंग से पेंट करने की कोशिश किया, और एक ही साँचे में एक ही ढांचे में सबको जो है कि पिरोने की कोशिश किया, लेकिन सक्सेस नहीं। जैसे वियतनाम और कोरियन वार, फिर उसके बाद अफगानिस्तान में देख सकते हो 2014 तक वार देखने को मिला। इसी के कॉन्टेक्स्ट में जब ये चाइना की बात किया जाता है तो चाइना की एक अलग तरह की डिप्लोमेसी होती है। मोस्टली ब्लेम किया जाता है चाइना को इसकी डेप्थ ट्रैप्ड डिप्लोमेसी। डेप्थ ट्रैप्ड डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है कि कोई कंट्री छोटी है उसको पैसे चाहिए वो दे देता है,
और बाद में उस जब देता है तो उसको इंटरेस्ट रेट पे देता है कि हमें अब इतने में दे दीजिए। अगर वो हाई इंटरेस्ट रेट होता है, जैसे हिस्ट्री में देखिए तो मनी लेंडर जो इंडिया में हुआ करते थे वो इतने हाई पे दे देते थे, किसान लोन ले करके पूरे जीवन नहीं चुका पाता था, अपना खेत भी बेच देता था। वैसे ही इंडिया सॉरी चाइना के कॉन्टेक्स्ट में ये होता है कि कोई गरीब कंट्री आते हैं चाइना से पैसे लेने उधार या फिर लोन पे, तो वो दे देता, मना नहीं करता है। और बाद में जब वो लोन नहीं चुका पाते कहते कोई बात नहीं, ठीक है हम नहीं मांगेंगे आपसे, लेकिन एक काम करिए ना, आप ये वाली चीज़ हमारे अनुसार कर दीजिए। जैसे श्रीलंका को देख लीजिए, श्रीलंका मतलब ऐसा हुआ कि फंस के रह के गया। श्रीलंका को लोन चाहिए था, वो चाइना से लिया, चाइना ने दिया, फिर लोन नहीं लौटा पाया तो उसने कहा कोई बात नहीं, चाइना ने कहा कोई बात नहीं आप टेंशन मत लीजिए, आप हमें एक पोर्ट हम्बल टोटा जो ये है ये हमें दे दिए यूज करने के लिए, फिर आप धीरे धीरे चुकाते रहिएगा। तो वो दिया, फिर उसके बाद और भी बढ़े। तो ये जो डेप्थ डिप्लोमेसी है इसको जो कर दिया। दूसरी बात चाइना की जो डिफरेंट है अमेरिका या वेस्टर्न पार्ट से, वेस्टर्न कल्चर से, वो ये है कि वो किसी को इंटरनल, किसी का इंटरनल जो कि स्ट्रक्चर उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा या फिर नहीं करना चाहता। और दूसरी चीज़ जैसे मान लीजिए अफगानिस्तान में है तो वो अफगानिस्तान को एक दूसरे तरीके से यूज करना चाहता, सेंट्रल एशिया को एक दूसरे तरीके से यूज करना चाहता। ऐसा नहीं कि जो पॉलिसी सेंट्रल एशिया पे थोप रहा वही जो है कि अफगानिस्तान पे भी, साउथ एशिया पे या फिर ईस्ट एशिया में थोपने की कोई, सबके लिए अपना अलग अलग एक फॉर्मेट बना रखा। इसे ब्यूटीफुल मतलब बहुत अच्छी तरीके से जो है कि ये कर रहा। तो ये आर्टिकल में बोला जा रहा है। दूसरा जो आर्टिकल है इसी के कॉन्टेक्स्ट में मतलब एकदम लिंक्स बन गए हैं कि हम कैसे कर सकते हैं ये जो टॉपिक होगा ये जो कि डी डॉलराइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में होगा। हमने पहले भी डिस्कस किया था डी डॉलराइजेशन होता क्या है। डी डॉलराइजेशन इतना ये मतलब होता है कि डॉलर की जगह कोई और करेंसी जो कि हम यूज करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यूरो या फिर रैनबी, पाउंड ये यूज करें, ये यूज ना करें। तो इसे कॉन्टेक्स्ट में जो आज आया हुआ है ना, ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और हमारा जीएस पेपर जो पहला जीएस पेपर 2 है, जीएस पेपर 3 है, इसमें जो कि एक सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री की तरह काम करेगा। जैसे डॉलराइजेशन के बारे में ये बात करते हैं, कहते देखिए इस समय हो ये चलिए परसेप्शन चल रहा है कि कहीं ना कहीं हम डॉलर को जो कि ओवरटेक करके अदर कोई फॉरेन करेंसी को ले लेंगे। कहते हैं देखिए ये पॉसिबल नहीं है, इनका जो मतलब है कि हो सकता है लेकिन फिलहाल इतनी जल्दी नहीं हो सकता। डॉलर दो इस वजह से नहीं है कि अब वो जो है कि एक स्ट्रॉन्ग, वो इस वजह से है कि उसने एक इज्जत कमाई है और एक विश्वास कमाया है उतना। दूसरी जो अमेरिका सॉरी जो यूरोप के पौंड है या फिर रेनबी है, येन है, ये करेंसी उतनी ट्रस्ट नहीं कमाई। दूसरी चीज़ जो वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड में जो है विश्व में जो मतलब एक मतलब वैल्यू है इकोनॉमिक की, वो जो है कि अमेरिका की बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो है कि इकोनॉमी है, आप समझ 25-26 जो कि ट्रिलियन डॉलर पे चल रही है। आज हम इंडिया टॉप 3-4 में आता है, फिर भी 4-5 है। चाइना जो सेकंड पे आता है उसका 14-15 के आसपास है ट्रिलियन। लेकिन आप समझ सकते हो 24-25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, समझ लो वो आसान नहीं है। और जितना वर्ल्ड लेवल में इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है मोस्टली लोग डॉलर में प्रेफर करते हैं। यहाँ तक कि देख लीजिए जो चाइना है यूएस का एकदम कट्टर है, उसके बावजूद भी ये यूएस का जो है कि डॉलर रखता है। ये इसलिए नहीं रखता कि एक्सचेंज वो करेंगे, वो इसलिए रखता है कि हमें कहीं डेवलपमेंट करना है वर्ल्ड में तो हम इसके आधार पे करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक सिस्टम है डिपेंडेंट मोस्टली डॉलर पे ही है। डॉलर की वैल्यूम के आधार पे अगर देखा जाए तो वो अदर कंट्री से कई गुना जो कि ज़्यादा है। ये डी डॉलराइजेशन को लेकर के कह रहे हैं, ठीक है। ये तो डी डॉलराइजेशन का हो गया। फिर अगला जो करेंसी, हम बात तो वैसे ओवरऑल ही बोल दे रहे हैं, सारी चीज़ें ओवरऑल ही बोल देंगे। अच्छा पहले वो ठीक हम ओवरऑल ही देखेंगे, ठीक है, हम नहीं चलेंगे उसमें देखने के लिए। तीसरा जो आर्टिकल्स है उसमें ये आर्टिकल वाटर सेंसस को लेकर के, इंडिया जो फर्स्ट वाटर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो पब्लिश किया है, पहला अभी किया है अब तक का। इसमें देखिए जो वाटर बॉडी है छोटी बड़ी जो है, जैसे मान लीजिए पौंड है, तालाब है, कुआं है, ग्राउंड लेवल लेक है, झील जो है, वो उनको लेके कैलकुलेट किया। वो ये बात कह रहे हैं ना, ये डिफरेंट तरीके रीजन के हिसाब से डिवाइड करते रहे हैं। जैसे जो राजस्थान में पॉन्ड्स हैं या फिर जो वाटर बॉडी हैं उनका यूज
या फिर जो स्टेटस है वो अलग है। ईस्टर्न इंडिया का जो वाटर बॉडी है वो अलग है, साउथ इंडिया की बात करें तो वो उनका अलग है। ऐसा क्यों है? ये ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है सर। सब ऐसा इसलिए है कि अगर राजस्थान में जाए तो वाटर की स्कार्सिटी होती है, लोग कोशिश करते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो। ऐसा क्यों हो? अगर ये वाटर ओपन में होगा तो इवापोरेशन होगा, वाष्पीकरण हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सन लाइट बहुत ज़्यादा बड़े, वो उसका कोई मतलब नहीं निकल करके। ग्राउंड लेवल पे रिचार्ज होगा तो वो उसका बेटर होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, जो ओपन पॉन्ड वगैरह होते हैं वहाँ पे एक अलग सिस्टम है। वहाँ पे ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि वहाँ पे जो रोस्क होते हैं, जो चट्टाने हैं, वो ऐसी हैं कि वहाँ से वाटर जो कि नीचे और नहीं जा सकता, ठीक है, जो इवापोरेट हो सकता है उसका डायरेक्ट यूज हो सकता है। लेकिन जो साउथ नॉर्थ इंडिया या फिर ईस्ट इंडिया की बात करें तो इनका एक अलग तरीके का फीचर्स है। ये वाटर बॉडी सेंसस का जो डाटा आया हुआ था इसको लेकर के, इसके बाद हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं शेड्यूल कास्ट स्टेटस उनको देना जो मतलब क्रिश्चियन अपना रिलीजियस चेंज करके दूसरे में चले जाए। जैसे हिंदू का कोई एससी या एसटी वो है, क्या बोलते हैं, व्यक्ति है, वो अपना धर्म चेंज कर करके इस्लाम में चला जाता है या फिर बौद्ध में चला जा या फिर क्रिश्चियन में चला जाए, तो क्या उसको वही बेनिफिट, वही स्टेटस उस रिलीजियस में भी मिलना चाहिए? इसके कॉन्टेक्स्ट में एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, उनकी निगरानी में की। उनका ये कहना है कि इसी साल के अंत तक हम अपनी रिपोर्ट जो है कि पब्लिश कर देंगे, और 2024 के इलेक्शन से बहुत पहले, क्योंकि 2024 का जो इलेक्शन होने वाला कब होने वाला है, मई 2024 में होने वाला है, ठीक है, वो 20 जो कि इलेक्शन होगा। इसके साथ जो ट्रेड इकोनॉमी को लेकर के है, इंडिया का जो ट्रेड है उसको लेकर के है कि मतलब जो हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है, जैसे मान लीजिए बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। जो कैपिटल करंट अकाउंट होता है उसमें दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक विजिबल होता है, एक इनविजिबल होता है। जो इनविजिबल, सॉरी हम बोले लेते हैं ना, पीडीएफ के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, जो हम ट्रेड करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जैसे करेंट अकाउंट है, फिर है कैपिटल अकाउंट है, ओके। फिर जो कैपिटल करेंट अकाउंट है इसमें देखिए दो तरह की है, एक तो विजिबल होता है और दूसरा इनविजिबल होता है। जो विजिबल होता है अकाउंट, इसमें जो कि मर्चेंटाइल जो होती है या फिर बोल सकते हो गुड्स का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है वो है। जो इनविजिबल है, जो सर्विस वगैरह होती है, जैसे मान ली आईटी सेक्टर होती है, टीचिंग होता है, इंजीनियर होता है, उनका जो कैपिटल होता है इसमें जो कि जो मतलब मनी आती है फॉरेन, जो इन्वेस्टमेंट होता है, फॉर एफडीआई जिसको बोलते हैं, एफआईआई, ये सारी चीज़ें होती है जो इनमें इनको लेकर के हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस किया। फिर यहाँ पे देख लीजिए जो चाइना की पॉलिसी है उस पर लेकर के वेस्टर्न कंट्री से कैसे डिफरेंट है। फिर उसके बाद हाँ, ग्रीन देखिए, ग्रीन बैक स्टील, ग्रीन जो डॉलर को है डॉलराइजेशन करने की बात कर रहे हैं उसको है। फिर इंडिया वाटर बॉडी सेंसस जो कंडक्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अनुसार, उसको इसके बारे में ये बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये देखिए एक ब्लू स्काई है। ब्लू स्काई का मतलब क्या है? ये जैसे इसमें ट्विटर है ना, ट्विटर के ही जैसा एक ब्लू स्काई जो कि मतलब एप्लीकेशन है से मतलब वर्क करने के लिए, वो उसका है एक अल्टरनेटिव। फिर मर्च इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लेकर के है जो इसको हमने डिस्कस किया क्या है। फिर उसके बाद देखिए ये जो हेड करेंगे केजी बालकृष्ण, फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, ये जो है कि हेड करेंगे, ठीक है। ये इनकी फ़ोटो आने वाले समय में जो कि ये पब्लिश कर देंगे। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो कि मणिपुर में जो वायलेशन हुआ है उसको लेके, देखिए मणिपुर में हुआ क्या है, ये यहाँ पे जो वायलेशन कभी और यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हमने किया। फिर उसके बाद देख लीजिए तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो स्टालिन के स्टालिन है, वो कहते हैं द्रविडियन एक आइडियोलॉजी जो कि आउटडेटेड नहीं है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, फिर उसके बाद साउथ इंडिया के बाद, जो साउथ इंडिया को द्रविडियन कल्चर से रिप्रेजेंट करते हैं और जो नॉर्थ इंडिया है उसको आर्यन कल्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसरो स्टार्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स को लेकर के है। फिर इसके बाद वैसा कोई आर्टिकल्स नहीं है, दैट्स वाई वी विल नॉट गोइंग टू डिस्कस। फिर उसके बाद जापान साउथ कोरिया के बीच में हो सकता है कि ये लैंडमार्क रीजनल शिफ्ट
हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि ये चाइना के पड़ोसी में आते हैं और पैसिफिक ओशन में आते हैं, जियो पोलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमने डिस्कस किया फिर कि आज क्या डिस्कस करने वाले थे, कैसे करने वाले थे, और आगे इसे डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का भी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।